फिर आपका रिसर्च मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 21 यूजीसी नेट का ये जो है 20 जून 2023 सोशल वर्क का ये प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, पार्ट सेकंड आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो 2000 जून 2023 का 21 नंबर का क्वेश्चन है ये, और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिवेदों यानी कि रिपोर्टों भी आप बोल सकते हो या प्रतिवेदनों भी बोल सकते हैं, उनके प्रकाशन के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, अब यहां देखो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यहां तर्क नहीं है, यहां वर्ष है, यहां आपको वर्ष देखने को मिलेगा। अच्छा, द बेवरेज रिपोर्ट आप सबको मालूम होगा 1942। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीबोम मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है, जो दिसंबर 2023 का पेपर था उसमें भी ये सवाल आया हुआ था, तो 1968 वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ था सम्मिलित करने के लिए, है ना। और द यंगेस्ट बैंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1959 वेरी गुड। और लेन कम्युनिटी मैंने लेन कमेटी है जो कम्युनिटी पर बेस्ड है, हालांकि 1939। अब आपको दर्शाना है यहाँ पे क्रम के आधार पे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बता सकते हो क्या मुझे आप? असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ी संख्या, यही ना, छोटे से बड़ी संख्या में। अब छोटा कौन सा इसमें है? 1939 है ना, बताइए 1939 छोटा है यानी डी, और फिर उसके बाद 42 यानी आपका ए, और फिर उसके बाद सी, और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर सॉरी हाँ सी, उसके बाद आपका आ जाएगा बी। अब ऑप्शन को मिलाइए, डी ए सी बी, किसी ऑप्शन में, ये तो किसी में नहीं भाई, किसी में नहीं है क्या कर दिया इसमें? असेंडिंग ऑर्डर ये होता ना सर, ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था सर, ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, नंबर ये असेंडिंग ऑर्डर सर, बढ़ते क्रम सर, आंसर गलत ही है, बढ़ते क्रम की ओर से। अच्छा, बढ़ते क्रम की ओर है। हाँ, किसी ने कह रहा भी सिराज कह रहे ये ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन। हाँ सर, ऐसा आपने ऑप्शन अभी सही लगाया है सर, छोटे से बड़े ही है, तो 1939 ही होगा, बट ये ऑप्शन गलत है सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली ड्रॉप है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को आप जो है स्टार लगा के रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवेदन रिपोर्ट वगैरह जो है, जरूरी ये नहीं कि क्या नाम यही प्रश्न आए, और इसमें एक तो जरूर प्रश्न बनेगा, किसी भी रिपोर्ट से बन सकता है, एक प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डाटा प्रोसेस के संबंध में। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 22 है, और डाटा प्रोसेस में महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल, जरा एक बार स्पष्टीकरण करिए, फिर मैं आप लोगों को इस सवाल के जवाब भी बताऊंगा। ठीक है, प्लीज। यूजीसी नेट सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर हम लोग लास्ट वर्ष के कर रहे हैं, और आगामी परीक्षा 18 जून को जो है जरूर यहाँ से आप लोग एक आध प्रश्न मिलेंगे। डेटा प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताना है, प्लीज एक बार बताएं, है ना। डेटा प्रोसेस में महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंस वर्क आपको दर्शाना है इसके अंतर्गत। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलो मैं बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। हाँ, अब देखिए बेसिकली ये डेटा प्रोसेस होता क्या है, जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, किसी डेटा को आप जब एकत्र करते हैं और उसे एक उपयोगी मानकर उसके आधार पे जब आप एक्टिविटीज करते हैं तो वह एक विधि के रूप में भी कार्य करता है डेटा प्रोसेस। डेटा प्रोसेस किसी क्रिया को बेसिकली संचालन के संबंध में रिप्रेजेंट होता है। तो इसके संबंध में अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि प्राप्तांकों को पुनः श्रेणीकरण करें। देखो ये कार्य शोध की प्रक्रिया में होता है, बात सत्य है, परंतु डेटा प्रोसेस में
डेटा प्रोसेस में इस क्रिया का संचालन नहीं होता है, प्राप्तांकों को पुनः श्रेणीकरण करना, है ना, ये रिसर्च के दौरान होता है। प्रोसेस है, चल रहा है। अब हम कोई डेटा किसी से कोई चीज ले लिए हैं तो उसके आधार पर उसकी समस्या का समाधान करेंगे, वो कंडीशन दर्शाई जाती है। ना कि यहां आप कहिए कि आप प्राप्तांकों का पुनः जो है एक प्रकार से श्रेणीकरण करें। श्रेणीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना, है ना। पुनः आप उन क्रियाओं में अगर हम बात करते हैं तो यहां जो ऑप्शन बनेगा, पहला ऑप्शन को आप एलिमेंट कर दीजिए, जहां पर भी ए आ रहा हो उसको आप एलिमेंट कर दीजिए। अब आता है हमारे सामने बी वाला पॉइंट, एडिटिंग ऑफ द एंट्रीज, मतलब प्रविष्टियों का संपादन होता है। देखिए सिंपल बात है, ये डेटा प्रोसेस ना एक सार्थक जानकारी उत्पन्न करने के लिए डिजिटल डेटा का संग्रह है। आप उन डेटा में मैनिपुलेट कर सकते हो, आप पुनः श्रेणीकरण नहीं कर सकते हो। और आपको बता दें कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान में कुछ बातें हैं, जैसे आपको याद रखना चाहिए। एक होता है सत्यापन के लिए यूज होता है, ये मैं बात कर रहा हूं डेटा प्रोसेसिंग में। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जो शामिल है, एक सत्यापन शामिल है, एक क्रमबद्ध करना शामिल है, एक सारांशीकरण करना, जो है सारांशीकरण करना, और एक एकत्रीकरण करना, और एक विश्लेषण करना, और एक रिपोर्टिंग करना, और एक लास्ट वर्गीकरण होगा। लेकिन पुनः वर्गीकरण या पुनः श्रेणीकरण कैटेगरीज के आधार पर स्कोर देने की बात नहीं होगी, ठीक है। पुनः की बजाय अगर लिखता है श्रेणीकरण करना तो ये सही था ऑप्शन, ठीक है। बार बार डेटा को लेकर अगर हम जब बात करते हैं तो शोध की प्रक्रिया में आता है, ना कि डेटा प्रोसेस के पार्ट में आता है। तो इसलिए बी तो सही है आपका। बी देखिए केवल पहला ऑप्शन जाएगा। सी जो थर्ड ऑप्शन है इसमें जो है बी है ही नहीं, है ना। फिलहाल हम देखते हैं सी वाले ऑप्शन को। आंकड़ों का कूटबद्ध करना, कोडिंग ऑफ डेटा होता है ये। और उसके बाद प्राप्तांकों का संगणन होता है, जिसको कंप्यूट द सीरीज होती है, इसको कंप्यूट द सीरीज कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में भी इसका चीज नहीं होता, बल्कि मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग होता है। इसकी जगह मैनुअल डेटा प्रोसेस का पार्ट हम कर सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं, बट इसका नाम यहाँ पे प्राप्तांकों का संगणन करना, कंप्यूट करना, गणना करना होता है। डेटा प्रोसेस है ना, तो प्राप्तांकों का गणना करना नहीं इसमें शामिल होगा, सीरीज की गणना करना। और आंकड़ों का जो है, अच्छा यहाँ पे तो दिया तो है प्राप्तांकों का संगणन करना, दिया हुआ है भाई, है ना। यस सर, टेबुलेशन होगा। दिया हुआ है। टेबुलेशन नहीं है, कंप्यूट ऑफ सीरीज है मैडम। संपादन, प्रविष्टियों का संपादन हो गया आपका, आंकड़ों का कूटबद्ध करना हो गया, प्राप्तांकों का गणना करना होगा। यहाँ पे टेबुलेशन नहीं है। जो किताबों में दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जो किताबों में डेटा दी होती है उसे क्या कहा जाता है, बता सकते हैं? टेबुलेट किया जाता है। जो आपके द्वारा निकाला, हाँ, जो आपके द्वारा निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? कैलकुलेट कहा जाता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए था, क्योंकि आप डेटा प्रोसेसिंग में आप ही काम करोगे ना। बताइए, डेटा प्रोसेस में आप ही करते हैं, क्योंकि जो आप समझ लीजिए कि जो किताबों में दिया हो, किताबों में जो दिया होता है वो क्या कहलाता है? टेबुलेशन कहा जाता है। अब डेटा प्रोसेस जो होता है वो महत्वपूर्ण कार्य बताया है इसमें, और कार्य डेटा प्रोसेस में सोशल वर्कर करता है या शोधकर्ता करता है। तो वहां पर हम कोई ये चीजें नहीं निकाल रहे हैं कि किसी को कौन सी कैटेगरीज में रखना है ना। हमें यहाँ पे निकालना होता है, तो वहां बेसिकली कंप्यूट ऑफ द सीरीज हो सकती है, यानी होगी, और टेबुलेशन ऑफ डेटा नहीं होगा, आंकड़ों का सरलीकरण नहीं होगा। यहां अगर लिखा होता कि कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस डेटा प्रोसेस का पार्ट मानते हैं हम लोग, है ना, कैलकुलेशंस मानते, ठीक है। यहाँ पे गणना मानते, और इसलिए आपका जो जाएगा बी सी डी जाएगा, और बी और सी डी जो है ऑप्शन नंबर पहले भी है, बी और सी
इसका पहले ऑप्शन में दिया गया है। डेटा प्रोसेस शब्द का अधिकतर सामान्य शब्दों में अगर मैं बात करता हूं, आईटी का नाम सुना, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में समाहित कर दिया गया है डेटा प्रोसेस का, है ना। डेटा प्रोसेस जो होता है ये पुरानी तकनीकों का एक सूचक होता है। सन 1996 में 1996 में डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, 1996 वाला नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? एक बार मेंशन कर दीजिएगा सर फिर से। ओके बोले हैं सर। ओके, मैं नोट कर रहा हूं 1996 में, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग सर स्क्रीन शो नहीं हो मैनेजमेंट, क्या बात है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? सर हो रही है ओके, मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये नाम है। और इसने अपना नाम बदल दिया, अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशन होगा ना, प्रोफेशनल, है ना, प्रोफेशनल्स कर दिया है। ये नाम आप ध्यान रखना है, कर लिया है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत। क्लियर रहेगा? बता दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। थैंक यू सर। हाँ, अब आगे देखिएगा, यहाँ एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत हो रहा है, कह रहा है आश्रित चर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, बताइए प्लीज। आश्रित चर के बारे में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या सही है। एक देखिए, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, है कि नहीं? ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है हम सब के लिए कि स्वतंत्र और परतंत्र चर क्या होता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, अगर मैं आपसे बात करता हूं ना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, तो प्लीज एक बार बताएंगे क्या होता है? सर ऑप्शन सी सुन लो। बी नंबर सर, बी नंबर। ओके, एक बात आप सभी को ध्यान रखना है कि स्वतंत्र चर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान यानी वैल्यू किसी अन्य राशि पर निर्भर ना होकर, जिसके विपरीत परतंत्र यानी डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसी राशि होती है जिसका मान एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों पर निर्भर होता है ना। एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों पर क्या होता है, वो निर्भर होता है। तो उसी की कंडीशन में ये बेसिकली रिसर्च का एक पार्ट है और परीक्षा में ये कई बार रिपीट भी हुआ है ना। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे, जिसका मान किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो उसे क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट। और इसी के विपरीत अगर मैं बोलता हूं कि ऐसी राशि होती है जिसका मान एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों पर निर्भर होता है तो उसे क्या कहेंगे? परतंत्र चर बोलेंगे। अब यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप इस सवाल का जवाब भी ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखें, वह चर जो प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है, वह चर जो प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है, उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? परतंत्र चर कहेंगे, या आप आश्रित चर भी इसको बोल सकते हैं। परिकल्पना में स्वतंत्र और आश्रित चर, ध्यान सुनिएगा, हाइपोथेसिस में, प्लीज एक बार म्यूट रहिए, हाइपोथेसिस में स्वतंत्र और आश्रित चर, आश्रित का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? यहां पे देखिए डिपेंडेंट लिखा हुआ है, डिपेंडेंट है ना, या परतंत्र भी आप कह सकते हैं। चर को पहचाने, जैसे कि मान लीजिए दौड़ने से किसी व्यक्ति का हृदय गति बढ़ जाएगी,
है ना, हृदय गति बढ़ जाएगी। तो दौड़ना बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूं हृदय गति, है ना, तो दौड़ना जो है, दौड़ना क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दौड़ना क्या है, मेरी बात को फिर से सुनिए, मैंने कहा कि आपको आइडेंटिफाई करना है हाइपोथेसिस में कि दौड़ने से किसी व्यक्ति की हृदय गति बढ़ जाती है। तो दौड़ना क्या हुआ, स्वतंत्र चर हुआ, और हृदय गति क्या हुई, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सिंपल बात है भाई, आप कह सकते हो कि स्वतंत्र चर या प्रोत्साहन चर का वह कारक होता है जिसका प्रयोग कार्यकर्ता या पर्यवेक्षक द्वारा किसी देखे गए घटना के संबंध में अपने संबंध का पता लगाने के लिए करता है। तो प्रायोगिक रूप से सीधे या प्रयोगात्मक रूप से हेरफेर कर सकता है उसमें, तो वह स्वतंत्र चर होता है। केवल चयन की प्रक्रिया के माध्यम से ही मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। और जो निर्भर चर होता है जिसको आश्रित चर कहते हैं, ये वो कारक होता है जो भिन्न होता है, जैसा कि प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर पर प्रस्तुत करता है, हटाता है या बदलता है। तो आश्रित चर विषय के व्यवहार का माप करता है। विषय के व्यवहार को अगर कोई मापता है, विषय के व्यवहार को, विषय के व्यवहार का एक माप है, का एक माप है। आश्रित चर वह प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति या जानवर बेसिकली करता है। प्रतिक्रिया, व्यक्ति या जानवर, या प्रतिक्रिया को जनरली या आमतौर पर कई अलग अलग आयाम में कम से कम एक या एक का उपयोग करके मापा जा सकता है। इस कंडीशन में ये नाम देखने को मिलता है। तो वह चर जो प्रभाव को प्रतिनिधित्व करे, प्रभाव को बता रहा हो, दर्शा रहा भाई ये प्रभाव पड़ा, दौड़ रहा था तो उसकी हृदय गति क्या हुई, तेज हुई, तो प्रभाव पड़ा हृदय गति पर। तो हृदय गति यहां पर क्या बन रहा है, यानी इसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा आश्रित चर पे। क्या मैं ऑप्शन नंबर बी को लगाना उचित समझूंगा, यस या नो बताइए? जी ये आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़ाया है। सामुदायिक कार्य में अनुभूत आवश्यकताओं से तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने इस समय जो रिप्रेजेंट हो रहा है 24 नंबर का सवाल है। समुदाय के नेता द्वारा पहचानी गई आवश्यकता ये गलत है, और सामुदायिक कार्यकर्ता द्वारा पहचानी गई आवश्यकता भी गलत है। समुदाय की कमजोर वर्गों की आवश्यकता गलत है, अनुभूत आवश्यकता होती है। वे सामाजिक आवश्यकताएं जो सामान्यतः समुदाय द्वारा अभिव्यक्त की जा रही हो, तो वही तो भी फीलिंग का पार्ट होता है। और सही जवाब बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन 4 सत्य है आपका। देखिए, ये सवाल यहां से एग्जाम में एक सवाल 110% है कि आप लोगों से पूछा जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको बताना है। तो आप सभी लोग कहेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ पे हुई थी? 20 अगस्त 1800 बम्बई, कोलकाता में। बंगाल। तो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, और यह सर्वोच्च सर्वज्ञ ईश्वर में विश्वास पर आधारित था। सर्वज्ञ ईश्वर में विश्वास पर आधारित था। तो ब्रह्मो मत पूरे विश्व में फैल गया। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक रहे। अब इसमें किस ऑप्शन को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं? क्या बंगाल को रिलेट कर सकते हैं? कलकत्ता बंगाल, बिल्कुल आप यहाँ पे बंगाल को रिलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बनता है कि आर्य समाज की स्थापना को लेकर या उससे संबंध के बारे में, तो आर्य समाज की स्थापना जब हुई तो 10 अप्रैल 1875 यानी 1875 में। और आप सभी को मालूम है ये मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से
इन्होंने किया था। और आंदोलन के पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हिंदू धर्म में सुधार के लिए ये प्रारंभ किया गया था। तो क्या आप बी को 4 से मैच कर सकते हैं, बॉम्बे से? बताइए। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना को लेकर अगर बात करता है तो उस कंडीशन में आप सबको मालूम होगा चाहिए कि 24 सितंबर 1873 में 1873 में कहां पे स्थापना किया गया था? पुणे में। मद्रास। पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था, सत्यशोधक समाज। बेसिकली ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया और यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करने के बारे में बात करता था। इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो ज्योतिबा फूले महोदय माने जाते हैं। तो आप क्या यहाँ पर जवाब लगाना उचित समझेंगे? क्या पूना आप लगाना उचित समझेंगे? बताइए, बोलिए। वेद समाज की स्थापना। हाँ, एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रही है ना। प्लीज म्यूट हो जाइए एक बार, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो देखिए वेद समाज की स्थापना मद्रास में गए और वहां के लोगों ने वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा से सन 1864 की बात बता रहा हूं, 1864 में मद्रास में एक तरुण युवा के श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। मद्रास के एक तरुण युवा के श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना सन 1871 में किया। समाज लोगों की वेद की समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा की बात अगर आती है तो वह 1864 आता है। 1864 आता है। मद्रास चेन्नई में स्थापित है। ये वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज किससे प्रेरित था बताइए? ब्रह्म समाज से प्रेरित था, है ना। ये बात आप सबको ध्यान रखना है। और वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास चेन्नई। मद्रास चेन्नई। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो सही ऑप्शन क्या जाना चाहिए? थर्ड ऑप्शन सही होगा। जी सर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 जो है हमारे सामने, कौन सा आ गया? 26 है। चलिए आगे बताइए। 26 नंबर का सवाल कह रहा है रेफरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बात है रेफरल। रेफरल क्या है ये जानना अत्यंत आवश्यक है आप सबके लिए। देखो, आप सामान्य शब्दों में आप लोगों को मालूम होगा, पता भी है, आपके डॉक्टर द्वारा किसी अन्य स्वास्थ्य व्यवसाय या स्वास्थ्य सेवा को भेजा गया एक पत्र, बेसिकली हम लोग उसे रेफरल का नाम देते हैं, है ना। आप मुझे एक पत्र भेज रहे हैं तो भी कंडीशन रेफरल की पार्ट बन जाता है। आपको कम से कम एक वैध प्रॉक्सी एनवायरमेंट वेरिएबल का अगर आप उल्लेख कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी रिलेट होती है वो भी वेरिएबल रेफरल का पार्ट होता है। रेफरल एक समझौता है, एक कानूनी अनुबंधन है जो एक सेवा या उत्पाद प्रदाता और एक रेफरल पार्टी के बीच एक संयुक्त उद्यम स्थापित करता है ना। तो इस रेफरल के संबंध में आपको पॉइंट का चुनाव करना होगा। ये कोट नीचे दिए गए हैं, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होगा आपको। सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है इसके अंतर्गत? तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, रेफरल व्यक्तिगत समाज कार्य में प्रयुक्त संकल्पना है जो किसी सेवार्थी को अन्य पेशेवर के पास भेजने से संबंधित है। मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया था
तो यानी इसका मतलब है कि ए वाला पॉइंट क्या है, सत्य है। अब आपको ढूंढना है या तो पहला ऑप्शन सही जाएगा या तो तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, बी और डी। हाँ चलिए कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं बी वाले ऑप्शन को भी। या किसी समाज कार्यकर्ता विशेषकर उसके ज्ञान और कौशल संबंधी अयोग्यता को दर्शाता है। देखो रेफरल कभी ये काम नहीं करता कि व्यवसायिक कार्यकर्ता हुआ तो विशेषकर उसके ज्ञान और कौशल के संबंध में आप उसको नेगेटिव दर्शाओ। ये तो हमें भी नहीं लगता अच्छा कि भाई आप मैं किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को गलत कहूं, है ना, आपके ज्ञान को मैं गलत बताऊं, है ना, या आप उस कंडीशन में जब क्रिया को अयोग्यता दर्शाता है तो वो बेसिकली रेफरल का पार्ट नहीं होता है ना। कार्यकर्ता की कभी रेफरल का पार्ट नहीं, कभी भी ये इसमें इंटरफेयर करने का कोई रोल ही नहीं होता है कि ज्ञान कौशल संबंधी कोई चीज आप बताइए। रेफरल प्रक्रिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव शामिल। देखो ये बात सत्य है, बात यहां पर भाव है, भाव शामिल है। सकारात्मक क्रियाएं भी हो सकती हैं, नकारात्मक क्रियाएं हो सकती हैं, परंतु नकारात्मक अगर है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उसके ज्ञान और उसके कौशल की आप आलोचना करें या आप उसकी अयोग्य बताएं, ये कहना उचित नहीं होगा, है ना। तो पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट सही है। और देखो यहाँ पे रेफरल का वास्तविक मामलों पर सेवार्थी की राय अनिवार्य नहीं है, तो सेवार्थी की राय तो अनिवार्य होनी चाहिए, है कि नहीं, तभी तो मैं आपको रेफर कर पाऊंगा, आपको भेज पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। आप मान लीजिए क्लाइंट है, आपके पास कोई समस्या है और आपने अपनी समस्या मुझे बताया, तो मैं अगर आपकी प्रॉब्लम किसी को शेयर कर रहा हूं तो उस प्रॉब्लम में मदद करने के लिए आपकी समस्या को शेयर कर रहा हूं, तो वहां मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि मैं आपको इस समस्या के समाधान के लिए ये बातें मैं उनसे बताने वाला हूं, तब आप कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये चीजें आती हैं। परंतु यहाँ पे बी और डी को हटा दीजिए, ए और सी को रख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बन जाएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आसान सवाल था, रेफरल के संबंध में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग अगर इससे सवाल बनेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, है कि नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेवरेज रिपोर्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, 1942 में 5 विशाल समस्याएं इसके अंतर्गत बताई जाती हैं और उनमें से एक कहा कि नहीं है। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आप मुझे बता भी सकते हो कि इनमें से कौन सी नहीं है, प्लीज। कौन सा? सी और ई नहीं होगा, अन्याय सी और ई नहीं होगा, और कष्ट और निर्धनता कष्ट। सही कह रहे हैं आप, सी और ई। कहीं आपको मैंने ये कहीं बताया है नहीं ना, है कि नहीं। बीमारी है ये बताया है, रोग बताया है, आलस्य बताया है, अनभिज्ञता बताया है, अभाव मतलब कमी बताया है, गंदगी बताई है। तो ये चीजें हैं, बट सी और ई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पे, थर्ड वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो रहा है, ये पीएचडी में भी आ गया था, सोशल वर्क में, यूजीसी नेट में आप देख रहे हैं 2023 में आया हुआ है, 2024 में भी ये प्रश्न बना सकता है ना। उसके बाद देखिए ये आपको इसी तरीके से कूट मिलते हैं जो जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु अब कंफ्यूज होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं सामाजिक क्रिया के संबंध में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जवाब भी दे सकते हैं आसानी से। आपके सामने इंग्लिश भी है और हिंदी भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अभिकथन कहता है कि सामाजिक क्रिया प्रचार प्रसार और विधि निर्माण द्वारा जनता को बेहतरीन के लिए होता है। ये देखो मैं आपको जब मैरी रिचमंड पढ़ाऊंगा ना तो उसकी एक डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, वो रिलेट कर जाती है इसको। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि सामाजिक क्रिया में सघन जन जागरूकता आवश्यक होता है, जन जागरूकता आवश्यक होता है। सर सिग्नेचर नहीं होगा, जी क्या कह रहे हैं सर?
स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ये सही नहीं है, जन जागरूकता भी तो की जाती है सामाजिक क्रिया में। यस सर। सही है सर, बट वो बोल रहे हैं कि सर उनका स्क्रीन शो सर नहीं दो है। ओके ओके, स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रही है प्लीज? जी सर। जी सर दिखाई दे रही है। अब आप मुझे बताइए कि सामाजिक क्रिया प्रचार प्रसार और विधि निर्माण द्वारा जनता को बेहतरीन के लिए होता है ना? ये बात सत्य है। आपने कहा क्योंकि सामाजिक क्रिया में सघन जन जागरूकता आवश्यक होता है। देखो अभी कोई मीनिंग बन नहीं रहा, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। सिंपल सी बात है, सामाजिक क्रिया प्रचार प्रसार विधि निर्माण जनता की बेहतरीन के लिए होता है क्योंकि सामाजिक क्रिया में सघन जागरूकता आवश्यक है। ये कुछ सेंटेंस बना है, नहीं बना है? लग रहा है नहीं कि कुछ दोनों अलग अलग बातें होंगी। तो जब लग रहा, आप भी एक बार पढ़िए मन में, प्लीज एक बार मन में पढ़िए क्योंकि लगा के। नहीं सर नहीं है ना? तो उसी तरीके से जब यहाँ कंडीशन में आपने क्योंकि लगा रहे हो तो एक ट्रिक के माध्यम से आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दूसरा एक तरीका यह है कि सामाजिक क्रिया में प्रचार प्रसार और विधि निर्माण द्वारा जनता को बेहतरीन के लिए होता है, ये बात बताई जा रही है। तीसरे में यह कह रहा है कि सामाजिक क्रिया में सघन जन जागरूकता आवश्यक है, ये बात है ना कि जनता के लेकर बात की जा रही है। जनता के लेकर बात होता तो आप कहते कि जो आर है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए वाले पॉइंट को दे रहा है, जो कि आर नहीं कर रहा है व्याख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी होगा। तो इस प्रश्न का जो अब 18 जून को जो आने वाला है, ऐसे ही रुक के आप सभी लोगों को जवाब उसके देने होंगे, ठीक है? प्रश्न का अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्लीज इस सवाल का जवाब बताइए और आसानी से आप लोग इसका जवाब बता भी सकते हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने इस समय प्रस्तुत है। तो सोशल वर्क जो है थेरेपेटिक अप्रोच की बात करें। देखो अभी एक सवाल हम लोगों ने पढ़ा था उपचारी उपागम को लेकर, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा था इसी पेपर में, जो दर्शाया गया था क्रम में, और वहां पे मैं आपको बता रहा था तार्किकता के आधार पर रहेगा, है कि नहीं? आपने तर्क के आधार पे देना था। कोई आरोही अवरोही क्रम लिखता तो वर्ष बन जाता वहां पे, परंतु यहाँ सोशल केस वर्क है। तो जवाब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका सही स्टेटमेंट क्या जाना मिला है? और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान सुनिएगा, ठीक है? बताइए जवाब क्या होना चाहिए इस सवाल का? दूसरा फोर होना चाहिए कि दूसरा होना चाहिए? आर के उपाध्याय होना चाहिए या मैरी रिचमंड होना चाहिए? आर के उपाध्याय। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ आपने अगर आर के उपाध्याय का नाम लिया है तो सत्य जवाब आपने लिया है। व्यक्तिगत सोशल केस वर्क में एक ऐसी समाज कार्य की प्रणाली है जो शैलेंद्र महोदय ने परामर्श में अपनी एक भूमिका देने के बाद एक थेरेपेटिक अप्रोच के बारे में आर के उपाध्याय की भूमिका हम लोगों को देखने को मिली थी, है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? बताइए। उसके बाद एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। इस क्रिया में आप आसानी से बता सकते हो ग्रेस मैथ्यू का। केस मैथ्यू। चलो मैंने आप लोगों को हाल ही में इसका एक आप लोगों को बताया था वर्ष भी, कोई बता सकता है मुझे इसका वर्ष क्या होगा? 1992 1992। शाबाश, अच्छा लगा सुनके। 1992 सही जवाब होगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, जवाब आप बता सकते हो? हैमिल्टन। ओके, अच्छा जब हम बात करते हैं यहाँ पे थ्योरी के आधार पे इस प्रक्रिया में, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के परिपेक्ष से अगर बात करते हैं तो नाम गार्टन हैमिल्टन का आता है, और ये बात सत्य भी है। ये सेकंड एडिशन है। सेकंड एडिशन की बात अगर मैं करता हूं आप लोगों से, तो वर्ष आपका जो बनता है वो 2013 का बनता है, 2013 का बनता है।
ठीक है, इस क्रिया में आपको ये बातें ध्यान में रखना होगा गार्टन हैमिल्टन के संबंध में। लेकिन फर्स्ट एडिशन क्या बनता है इसका? सर आपको कैसे पता चला, सर आपको कैसे पता चला कि सेकेंड एडिशन है? 1947 भी तो हो सकता है सर। देखिए कारण ये है कि वो आपको किताबें जब आप देखेंगे इसके अंतर्गत गार्टन हैमिल्टन करके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है सेकंड एडिशन, किताब में लिखा होता है सेकंड एडिशन। क्वेश्चन में नहीं दिया, बस क्वेश्चन में तो नहीं दिया ना सर, अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है। मैं आपको सेकंड एडिशन 2013 मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये हाल का है, बाकी 1940 भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट एडिशन के रूप में भी, ठीक है, फर्स्ट एडिशन के रूप में। इसका एग्जैक्ट वर्ष यही रहेगा 1940। और व्हाट इज सोशल केस वर्क की बात कर रहे हैं एंड इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन की, तो उस कंडीशन में किसका नाम आएगा? व्हाट इज सोशल केस वर्क में? तो 1922 की जो प्रक्रिया होती है वो मानी जाती है किसका? मैरी रिचमंड का नाम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज आप सभी लोगों को इसके बारे में ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, है कि नहीं? क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट कर देंगे आप सभी लोग। सोशल केस वर्क के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बता सकते हो मुझे आप? ऑप्शन सेकंड। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए एक बार, आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? बता सकते हो आप निम्नलिखित में से सामुदायिक संगठन के क्या क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं? देखो ये आसान सवाल है, केवल आपको ये पेपर में टफ कब लगते हैं? जब हम इसको सही लगा नहीं पाते हैं, तब तभी लगता है कि नहीं? अब आप लोग यही कहते हैं, क्यों सिराज यही कह रहे थे आप भी कि ऐसा थोड़ा सा टफ बन जाता है जब हम इसको एलिमेंट करने में सोचते हैं। अब देखो आपको सोचना किस तरीके से है। अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सवाल दे दे, नहीं मैं इसलिए बोल रहा था कि सर टाइम मैनेजमेंट लेके हो जाता है। हाँ ये तो है, लेंदी तो है, पेपर लेंदी तो है, सोशल वर्क का लेंदी है पेपर भाई, मानने से इस बात से मैं सहमत हूँ। और जरूरी ये नहीं कि सोच रहा हूँ जो स्टूडेंट जिस स्ट्रीम में है, ठीक है, उसका भी पेपर कुछ इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो देखिए सामुदायिक लोगों के धन में वृद्धि करना, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सोचिए कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया में ये भूमिका क्या होगी? नहीं होगी। चलो फिर हटा देते हैं। अब देखिए जिस ऑप्शन में ए लिखा हो उसको हटा दीजिए। अब भी लोगों की व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान देना चाहिए। आप बताओ, अगर लोगों के व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान दोगे, यानी पर्सनल इंटरेस्ट पर आप ध्यान दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? केस वर्क बन जाएगा। हाँ तो इसलिए बी जिस ऑप्शन मिले उसको हटा दीजिए। अब बचा आपके पास सी, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख सकते हो सामुदायिक चेतना का विकास करना, जब मैं आपको चरण पढ़ा रहा था तो पहला स्टेप बताया था इसमें। फिर सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना, ये भी देखो बताया हूँ। समुदाय में नेतृत्व का विकास करना, ये भी बताया हूँ। तो क्या आप सी डी ई को लगाना उचित समझेंगे? बताइए। जी सर। जो ऑप्शन नंबर 3 में जी सर यही सही है ऑप्शन का। तो इस तरह थोड़ा सा लेंदी तो होता है, लेकिन अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें केवल 1 2 3 मतलब इतने ऑप्शन ना बनाया हो, है ना। और यही बच्चों को कंफ्यूज करता है। आप लोग और बच्चों से किस तरीके से आगे जाएंगे ये जानना आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप प्रश्न की मीनिंग को समझते हुए उनके जवाब को बताएं, है ना। अब सिंपल सी बात है, कह रहा है कि अभिवृत्ति निर्माण का मतलब होता है फॉर्मुलेशन, और उम्मीद है निर्माण क्रिया जो होती है वो एक प्रकार को दर्शाती है किस चीज के बारे में, किसी स्ट्रक्चर को, है ना। तो अबाउट एटीट्यूड अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया में, तो ये क्या दर्शाता है? एटीट्यूड
सिंपल बात है। आप कह सकते हो कि सर जो एटीट्यूड फॉर्मुलेशंस है ये कई कारक प्रभावित कर सकता है, रवैये कैसे हैं और क्यों बनता है, इसमें क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। तो दृष्टिकोण सीधे तौर पर लोगों और स्थितियों, वस्तुओं और विचारधाराओं के साथ व्यक्तिगत अनुभव के परिणाम स्वरूप बनता है। तो उस कंडीशन में अब जरा समझिए एटीट्यूड निर्माण के संबंध में क्या स्टेटमेंट सत्य होना चाहिए। आपके प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड अधिगम सकारात्मक साहचर्य के द्वारा होता है। अब कितने लोग सहमत हो कि अगर सकारात्मक आपके पास पॉजिटिव अगर एसोसिएशन है, मतलब एसोसिएशन मतलब साहचर्य है, मतलब आप एक दूसरे से रिलेट है। साहचर्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? साहचर्य प्लीज पूछ लीजिए, समय है इस समय। एक साथ रहना, क्या सर? एक साथ रहना, सहयोग करना या समन्वय करना, साहचर्य का अर्थ यही होता है। तो आप बताइए एटीट्यूड में आप सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं और वो सकारात्मक तरीके से, और वहां एक साथ रह के या सहयोग देके या कोऑर्डिनेट होके सीख रहे हो, तो क्या आप अपने एटीट्यूड का निर्माण नहीं कर रहे हो? वहां पे कर रहे हो, बोलो जी सर। एटीट्यूड का निर्माण हो रहा है आपका। आप पॉजिटिव होके आप मेरे साथ सीख रहे हो, तो आपका एटीट्यूड यहाँ पर बेसिकली बिल्डअप हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो ये चीजें बेसिकली कहलाती है अधिगम सकारात्मक साहचर्य। फिर कहता है एटीट्यूड जो है अधिगम जो है इनाम और दंड, मतलब इनाम का मतलब होता है रिवॉर्ड या पुरस्कार, और दंड के माध्यम से भी होता है। आप बताओ अगर मैं आपको पुरस्कार दूं, रिवॉर्ड दूं, तो आप और अच्छे से सीखेंगे। और भी स्टूडेंट है, जैसे आपको सोचिए अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, वेतन मिलेगा, तो आपका इनाम हुआ। तो आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लिया। दंड के माध्यम से भी एटीट्यूड बन जाता है। दंड भी एक ऐसी प्रक्रिया है, एटीट्यूड जो है वो भी डेवलप नहीं। बहुत लोग नहीं कहते यार ये तो बहुत ऐसा ढीठ लड़का हो गया ये बहुत, तो दंड देते देते ढीठ बना दिया आपने, उसका एटीट्यूड का निर्माण कर दिया है ना, करेगा वही, जिद्दी बना दिया है आपने। तो एक प्रकार से इनाम और दंड जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, ये एटीट्यूड को निर्माण करता है, और ये बात भी सत्य है। एटीट्यूड जो होता है वो अधिगम मतलब होता है लर्निंग यानी सीखना, समूह मानकों के माध्यम से होता है। समूह मानक का मतलब होता है ग्रुप नॉर्म्स। कितने लोग जानते हो ग्रुप नॉर्म्स के बारे में? बताओ। सोशल नॉर्म्स का नाम सुना है? जब ग्रुप फॉर्मुलेशन होता है तो जब कुछ नॉर्म्स वगैरह तय करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कोई रूल है, रेगुलेशंस है, कोई मानदंड है ना, हम उन चीजों को ग्रुप के माध्यम से भी सीख सकते हैं। जैसे समूह का मानदंड मान लीजिए, समूह मानक का मतलब मानदंड ही होता है, समूह का मानदंड है ऐसे नियम या दिशा निर्देश हैं जो समूह के सदस्यों को कैसे कार्य करना है, बातचीत कैसे करना है, उसकी अपेक्षाओं को दर्शाता है। इस कंडीशन में ये जो व्यवहार पॉजिटिव करता है तो हम उसको स्वीकारते हैं, जो असामाजिक व्यवहार नकारात्मक करता है उसे हम अस्वीकार करते हैं। तो उस कंडीशन में भी एक प्रकार से उसका जो एटीट्यूड निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए बच्चे जब टीन एज में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तो वो एक जो है बाहरी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, अलग मित्र बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। और वो देखिए समूह मानक के आधार पर, मानदंड जो समाज कहता है उसके आधार पे करते हैं, कोई नेगेटिव कार्य नहीं करते हैं, अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो समूह मानक के माध्यम से लोग भी सीखते हैं। तो ये क्रिया भी सही है, एटीट्यूड वहां पे भी बिल्डअप होता है। और एटीट्यूड का अधिगम सूचना से संपर्क के माध्यम से भी होता है। देखो एटीट्यूड जो है अधिगम सूचना से संपर्क के माध्यम से भी होता है। सूचना का मतलब समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन की, संपर्क के माध्यम से भी होता है। यहाँ तो सभी सही होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर आपका पहला सही जाना चाहिए? नहीं, जी सर ठीक है। यहाँ सभी सही है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, लगभग 90% क्वेश्चन समझ लीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर
सबसे उपयुक्त उत्तर, ध्यान सुनिएगा, 90% बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न में चारों ऑप्शन सही होंगे। अब सबसे उपयुक्त में यदि जहां जो 10% बच रहा है पर्सन, उसमें नहीं शब्द लिखा होता, 7 शब्दों में, 7 शब्दों में लिखा होता है नहीं शब्द। तो जब आप प्रश्न को पढ़ें तो ध्यान पूर्वक पढ़े। बाय द वे आपको लगे इस तरीके के प्रश्न में आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो जहां क्लियर कट शब्दों में लिखा हो नहीं, तो वो तो जाहिर सी बात है एलिमेंट हो गया। और क्योंकि प्रश्न ये भी कह रहा है कि सबसे उपयुक्त तो उत्तर चुनिए, तो वो 7 शब्दों में नहीं लिखा रहेगा। अदरवाइज नहीं शब्द अगर नहीं लिखा है तो आप सबसे उपयुक्त वाले में ऑप्शन को ढूंढना जहां पे ऑल ऑफ द एबव लिखा हो, उसको लगा के आएंगे तो आपको सही होगा। आप और भी क्वेश्चन पेपर करिएगा, देखो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किस पीढ़ी में, देखो मैं ये भी पढ़ा चुका हूं, किस पीढ़ी में मानवाधिकार के प्रोत्साहन में समाज कार्य व्यवसाय की प्रमुख भूमिका प्रदत्त मानी जाती है। मतलब यहाँ सवाल केवल समाज कार्य व्यवसाय की प्रमुख भूमिका है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है यही दिया गया है। आप बता सकते हैं क्या प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं। मानवाधिकार की पीढ़ी सेकंड जो है सर। ओके, सर थर्ड, सेकंड। सेकंड सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए मानवाधिकार की कुल कितनी पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां। आपको मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों में विभाजित करने का प्रस्ताव सबसे पहले सन 1979 में क्या नाम आता है, स्ट्रॉसबर्ग का नाम आता है। इसने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में न्यायविद कैरोल वासा के द्वारा किया था। किसके द्वारा, कैरोल वासा द्वारा किया था। तो इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कम से कम नवंबर 1977 में ही कर दिया था, लेकिन बाद में 1979 में बेसिकली इन 3 पीढ़ियों के बारे में जिक्र किया। 3 पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी मानी जाती है, इस पहली पीढ़ी को क्या कहा जाता है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, नीला अधिकार के नाम से जाना जाता है ना, इसको नीला अधिकार के नाम से जाना जाता है। और जहां स्वतंत्रता और राजनीतिक जीवन में भागीदारी से संबंधित होता है, वो प्रक्रिया बेसिकली पहली पीढ़ी को रिलेट होता है। अब यहाँ राजनीति शब्द नहीं, मैग्ना कार्टा वगैरह आ गया आपके सामने, तो ऐसी कंडीशन को आप रिलेट कर सकते हो। या मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा आ जाता है तो भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात आ गई तो भी आप पहली पीढ़ी में रख सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दूसरी पीढ़ी के बारे में, दूसरी पीढ़ी मानवाधिकार की समानता से संबंधित है। किससे संबंधित है, समानता से। अब सामाजिक कार्यकर्ता या व्यवसाय के संबंध में जो भूमिका प्रदत्त करता है वो समानता के संबंध में करता है, इसलिए ये दूसरी पीढ़ी होगा। तो यहाँ शब्द समानता है, शब्द क्या है, समानता है। कहने का मतलब यह है कि इसी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी को एक नाम दिया गया, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मालूम होगा। बताइए जरा दूसरी पीढ़ी किस नाम से जानते हैं, लाल पीढ़ी। ओके, और भी कोई, सकारात्मकता। नहीं, कौन सी पीढ़ी, इसे और किस नाम से जानते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। लाल पीढ़ी के भाई, लाल पीढ़ी के नाम से या लाल अधिकार के नाम से जानते हैं इसको। तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृति से संबंधित होता है ये, है ना। बेरोजगारी हो गया लाभ, सामाजिक सुरक्षा हो गया, समाज कार्य के संबंध में हो गया, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणाओं को भी ये शामिल कर देता है ना। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा इसके संबंध में।
और जो ये तीसरी पीढ़ी आप देखते हैं इसे हरे जो है अधिकार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हरा इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यहाँ वातावरण यानी पर्यावरण शब्द रिलेट होगा। ट्रिक है ये, है ना। आत्म निर्णय का अधिकार हो गया, या सामाजिक विकास का अधिकार हो गया, है ना, या प्राथमिक संसाधनों का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आ जाती है। तो आप सभी लोग यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रावधान बताए गए हैं वो कंडीशन इसको रिलेट कर देता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। क्लियर रहेगा, बता दीजिए। जी ओके, जी सर। देखिए एक चौथी पीढ़ी भी आती है। चौथी जो पीढ़ी होती है वो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मानवाधिकार की चौथी पीढ़ी ऐसे अधिकार शामिल होंगे जिन्हें तीसरी पीढ़ी में शामिल नहीं किया गया है। पहली और दूसरी पीढ़ी के अधिकारों के भविष्य के दावे के लेकर नए अधिकार को शामिल कर देता है। तो इसे नई प्रौद्योगिकी के संबंध में मानवाधिकार के नाम से बेसिकली जाना जाता है, नई प्रौद्योगिकी के संबंध में। तो इस प्रकार से डिजिटल अधिकारों के बारे में बात करना पसंद करता है चौथी पीढ़ी, डिजिटल अधिकारों के बारे में, है ना। तो इसके संबंध में आपकी ये जो है चौथी पीढ़ी का नाम देखने को मिलता है। जी ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 33 नंबर का सवाल देखिए। निम्नलिखित विधानों के अधिनियम को सही आरोही क्रम में दर्शाना है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करता हूं तो सन 1955 हो जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम की बात करता हूं, सन 1989 हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करेंगे तो 2013 का पार्ट हो जाएगा, संरक्षण के संबंध में है, ठीक है। घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम को लेकर। कार्यस्थल पर महिलाओं के जो है यौनिक उत्पीड़न अधिनियम रोकथाम निषेध के बारे में बात करते हैं तो ये 2015 हो जाएगा। क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए? 2013 सर, 2013 सर। कार्यस्थल पर 2013 होगा ना, और ये 2015 होगा क्या कि 2005 होगा? क्या लगाएं? एक 2005 लगा दो। घरेलू हिंसा 2005 लगा दो। चलो अच्छा, मैं देखो 2006 है सर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006। मेरी बात सुनिए एक बार। मैंने यहाँ पे घरेलू हिंसा के, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। 2005 में अधिनियमित किया गया था भाई। अक्टूबर 2006 में बेसिकली भारत सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। तो 2005-6 अधिनियम के रूप में, इसलिए 2005 लगाया हूँ। 2006 तब लगा था जब लिखा होता कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है तब, ठीक है। अब एक बार जरा ऑप्शन को आप लोग बताइए। आरोही क्रम है, छोटे से बड़े की तरफ चले हैं। ऑप्शन होगा सर। तो पहले सी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा और लास्ट में बी होगा। सी डी ए बी, कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए? थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही बताइए? सी ऑप्शन सही होना चाहिए ना? सर डी लास्ट में आएगा। सर असेंडिंग ऑर्डर है। सर ए सही होगा। ए सब सही होगा। ओके, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे ना सर? तो छोटा सा तो गया तो 9 2, अच्छा छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ। एक मिनट होल्ड तो रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। छोटे से बड़े चलते हैं तो 1955 सबसे छोटा होगा, फिर 89, फिर उसके बाद 2005, फिर 2013। चलो अब आ गया आपका ऑप्शन पहला,
ABCD। अच्छा ठीक है, ये सही है ना? आप क्लियर है, बता दीजिए। जी सर। चलिए, व्यक्तिकरण का सिद्धांत बताइए जरा, जहां निम्नलिखित में से किसके संज्ञान हेतु सामाजिक कार्यकर्ता को निर्देशित करता है? व्यक्तिकरण है ये। प्रत्येक सेवार्थी अन्य व्यक्तियों के निरपेक्ष समस्याग्रस्त व्यक्ति हो सकता है। प्रत्येक सेवार्थी को व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार होता है। प्रत्येक सेवार्थी अपने आप में विशिष्ट। ये सही है। ऑप्शन नंबर व्यक्तिकरण का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि नहीं होगा, बताइए। जी सर। यस सर। हर एक व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, द्वितीय होता है, विशिष्ट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है। लगभग सभी भिखारी बेघर होते हैं। आपको अपनी राय को रिप्रेजेंट करना है। लगभग सभी भिखारी क्या होते हैं? बेघर होते हैं, ठीक है। परंतु सभी बेघर भिखारी नहीं होते। परंतु सभी बेघर भिखारी नहीं होते। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? देखो, ये तार्किकता वाला क्वेश्चन है। सही है सर। आप सर ये जब सही है। पढ़ेंगे ना पेपर फर्स्ट, तो वहां पे सभी और कुछ शब्द यूज होते हैं, तर्क वाले होते हैं वो। परंतु ये सोशल वर्क का पेपर है, यहां रीजनिंग नहीं दिया गया है आपके सामने, है ना। लेकिन हम एक विचार विमर्श कर सकते हैं कि लगभग सभी भिखारी बेघर होते हैं। मतलब भिखारी समझ रहे हो ना, सभी भिखारी जो हैं वो क्या है? बेघर हैं। और सभी बेघर भिखारी, जो सभी बेघर हैं, जरूरी ये नहीं कि जितने लोग बेघर हों वो भिखारी ही हों। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही है? इसका मतलब है कि इस तर्क के आधार पर सोचा जाए तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि नहीं? बताइए, क्या आप ये बात से सहमत होने चाहिए कि ना, कि सभी बेघर कह दो कि जितने बेघर हैं सभी भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिखारी है, कहना उचित नहीं होगा, है कि नहीं? कुछ तो अपनी लाइफ भी बना लेते हैं, है कि? और बेघरों के अधिकांश कार्यक्रम भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए हैं। ये गलत है। हाँ देखो, बेघर के अधिकांश कार्यक्रम, जरूरी ये नहीं जितने कार्यक्रम हो रहे हो, अधिकांश, अधिकतम कार्यक्रम, अधिकांश कार्यक्रम बेघर व लोगों के लिए भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए है। अब हो सकता है भाई उसकी भिक्षावृत्ति समाप्त करने की बात की जा रही तो कुछ तो होंगे। अब जो बेघर नहीं है उनके लिए थोड़ी ना कार्यक्रम भिक्षावृत्ति वाला रखेंगे, है ना, उन्मूलन के लिए, तो वो तो कंडीशन बनेगी नहीं। इसलिए टोटली ये असत्य है, जो है असत्य है। तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाओगे? थर्ड वाले को? हाँ, ये सत्य है और लेकिन असत्य है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसी में ये एक दूसरा क्वेश्चन है, कितना रिपीट है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर देखिए बहुत इजी आया हुआ था, जून का, है ना। चलिए बात करेंगे शाम को हम लोग 8:30 वाले में इसी प्रैक्टिस को लेकर। बाकी 7 to 8 वाले में आप लोगों की जो क्लास होगी वो आपका जो यूनिट नंबर 4 है जो बचा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।